पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान में मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरी ज़िंदगी में इससे पहले कभी कोई इस तरह की इशू बेस्ड कोई कंक्रीट किस्म की चीज़ कभी हुई है। किसकी तरफ से? किसी भी सियासी जमात की तरफ से। मतलब जो हमें याद पड़ता है कि हिस्ट्री में भी वो मेरी पैदाइश से पहले का वाक़या था कि तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा या नफाज निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम से जो एक तहरीक थी, लेकिन वो भी बाद में उससे ज़ियाउल हक साहब बरामद हुए थे। तो वो एक थी कि जो लोग जिसके ऊपर निकले थे। और आगाज़ हर तहरीक का धांधली से होता रहा। धांधली से उससे पहले नहीं, एंटी कादियानी तहरीक जो थी ना, वो भी एंटी कादियानी तहरीक उससे पहले जो है ना वो चलती रही। तो अवामी इशू जो है वो पाकिस्तान के अंदर कभी इसका रवाज ही नहीं है कि कोई अवाम की बात करे। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जब वो अपोजिशन में होती हैं तो वो ये सारी बातें करती हैं, जब हुकूमत में आती हैं तो ख़त्म हो जाती हैं। पिन पॉइंट कोई नहीं करता कि इशू क्या है। इस दफ़ा अगर जो देखें तो सबसे पहली चीज़ जो हुई है कि यहाँ पे पिन पॉइंट किया गया है कि इशू है क्या। इशू है IPPs को जो कैपेसिटी पेमेंट की जा रही है वो। आपको याद होगा कि आज से 6 महीने पहले हमने ये इशू उठाया था और लोग पूछते थे ये क्या IPPs और ये क्या बातें जो है ना वो हो रही हैं। तो आज जो है अगर आप एक रेडी वाले से फल ख़रीदने जाएं और उससे पूछें कि यार ये IPP वाला जो है ना, तो वो भी आपको पूरी तफसील बताएगा। एक तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। देखिए जब आवाम मोबिलाइज हो जाती है ना, एजुकेशन हो जाती है आवाम की, तो फिर हुकूमत मजबूर हो जाती है, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो चाहे नॉन डेमोक्रेटिक हो, चाहे वो मार्शल लॉ हो या थियोक्रेसी हो, जिस भी किस्म की हो, 45 वाली हो या 47 वाली हो, कोई भी हो, लेकिन उसको अवामी प्रेशर बहरहाल उसके ऊपर आता है। तो यहाँ पे भी जब ये मोबिलाइजेशन हो गई है, मोबिलाइज हो गए हैं लोग, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर आ गया है। और इस प्रेशर का मैं आपको नतीजा बताऊं कि कल जो एक काबीना का इजलास था उसमें अगर शहबाज शरीफ साहब की जो तकरीर जो PTV पर लाइव टेलीकास्ट की गई है उसको अगर किसी ने सुना हो तो आपको महसूस होगी कि वो किस आंच पे, जैसे तत्ते तवे पे, लहजे में बहुत नरमी पाई जाती थी। नरमी भी पाई जाती थी और उन्होंने कहा कि देखें इस पे सियासत हो रही है, हमारा भी यही एजेंडा है, हम भी यही कर रहे हैं, तो चाहते हैं, हम भी ये कर रहे हैं। यानी कि अवामी प्रेशर के वो मुकाबले में नहीं खड़े हुए, उन्होंने डिफेंड नहीं किया इसे कि ये है। तो इस हद तक जो है वो गवर्नमेंट, हम भी यही चाहते हैं, इसलिए हमने मायदों की तजदीद कर रहे हैं और साथ में मतलब 10 जो है कंपनियों की इस मौजूदा गवर्नमेंट के आने के बाद उनके लाइसेंस की तजदीद हुई है। अच्छा, इसमें एक ये है कि हो क्या सकता है, एक सवाल ये भी है ना गवर्नमेंट क्या कर सकती है। देखिए IMF ने इन्हें बहुत पहले, एक तो प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे यहाँ मसला ये होता है कि गवर्नमेंट के हाथ में झुंझुना आया हुआ है, वो हर जो काम आवाम को निचोड़ने का करना चाहती है ना तो वो कहती है कि IMF की डिमांड थी, लेकिन IMF की जो दूसरी डिमांड्स होती हैं ना उनका जिक्र ही कहीं नहीं होता। मतलब आप ये कहें, मैं आपको एक थोड़ा सा कंपैरिजन दे देता हूँ कि जो हाफिज़ साहब की डिमांड्स हैं और जो IMF ने इन्हें जो प्रपोजल दी थी उसमें बहुत सारी चीज़ें आपस में जो है ना कॉमन है। मतलब हाफिज़ साहब की चाहिए हाँ, ये भी हो सकता है कि कोई कहे कि जनाब हाफिज़, लेकिन उसकी वजह ये है कि मुल्क चलेगा तो IMF को भी कुछ मिलेगा ना। IMF भी नहीं चाहती कि जितनी महंगी बिजली है यहाँ पे, इसमें तो कारोबार नहीं हो सकता। आप यहाँ पे मौजूद हैं कि अगर एक AC आपका चल रहा है और आपका 50,000 रुपया बिल आता है उसमें, तो आप क्या काम करेंगे? मतलब घरों के किराए, जो हाफिज़ साहब ने भी कहा, किराए इतने नहीं है जितने बिजली के बिल आ रहे हैं। घर की एसिड देखेंगे कितना एसिड होता है, उसका रेंट, लेकिन आपका बिजली का बिल उससे कहीं ज़्यादा। तो फ़र्क भाई मैं आपको बता रहा था कि मतलब IMF ने इन्हें ये प्रपोजल दी थी कि इनके पास वो तमाम जो प्लांट्स हैं जो 1996 में लगे थे, जिनका टेन्योर पूरा हो चुका है, जिनकी अब जो है आपको कैपेसिटी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप उस एग्रीमेंट का जो टेन्योर था वो ख़त्म हो चुका है। और दूसरी मज़े की चीज़ ये है कि वो सिर्फ 30% कैपेसिटी पे चलते हैं, जितनी उन्हें प्रोड्यूस करनी पड़ती है। उनकी मशीनरी इतनी पुरानी हो चुकी है, जैसे आपकी गाड़ी पुरानी हो जाती है तो इंजन पेट्रोल भी ज़्यादा खाता है, ऑयल भी ज़्यादा खाता है, तो इस तरीके से वो इतने पुराने हो चुके हैं, वो सिर्फ 30% आपको प्रोडक्शन दे रहे हैं। 100% इनपुट है और 30% की आउटपुट उनसे मिलती है। उनका है कि उन सब को आप रिटायर्ड कर दें। फिर उसके बाद आएंगे वो प्लांट्स जो 2002 की पॉलिसी के तहत आपने जिनके लाइसेंसेस दिए थे। इन प्लांट्स के आपको जितने बाकी पैसे हैं ना, जितना आपको वो होता है, जितने अगले अरसे के हैं, वो यकदम इनको दें
यकमुश्त और इनको ख़त्म करते हैं इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट। सही। तो आप कैपेसिटी पेमेंट से बड़ी हद तक बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद जो आपके पास प्लांट बच जाते हैं उनको आप फुल स्विंग पे चलाएं। हो क्या रहा है यहाँ पे सही कि जो मतलब 40-45% जो गवर्नमेंट प्लांट्स हैं जी, जो गवर्नमेंट प्लांट्स है, मतलब आपकी सबसे सस्ती बिजली जो है वो न्यूक्लियर पावर की है, ठीक है, जो आपको 1 रुपए से भी कम पे कास्ट कर रही है, और वो आपको अगर 5000 मेगावाट दे सकती है तो आप उससे लेते हैं 2000 मेगावाट। आपका हाइड्रल का जो पोटेंशियल है वो 7000 मेगावाट है, तो आप उससे ले रहे होते हैं 4000 मेगावाट। जो आपका विंड और इसका है सोलर का जो है वो अगर 3000 मेगावाट है तो आप उससे 1500 मेगावाट ले रहे होते हैं। और फिर बाकी थोड़े प्लांट्स इनको चलाते हैं और इनको जो है वो करते हैं, आप जो है ना कैपेसिटी पेमेंट्स भी कर रहे हैं इसके ऊपर। और फिर दूसरी मसला ये है कि जब ये महंगे फ्यूल से चलते हैं, फर्नेस ऑयल से चलते हैं, इंपोर्टेड कोल से चलते हैं या LNG से चलते हैं, तो फिर आप इसके ऊपर आवाम के ऊपर एक और जुल्म ये करते हैं कि फ्यूल एडजस्टमेंट जो चार्जेस है वो भी आवाम से वसूल करते हैं कि इस दफ़ा फ्यूल इतना बढ़ गया था। तो अगर आप फुल फ्लेज उनको चलाएं उन प्लांट्स को, और वो आपकी जो ज़रूरत है वो पूरी कर देते हैं इस दफ़ा, तो ये बड़ा आसान सा हल है। और ये ऐसा करने के लिए आपको किसी किस्म का कोई हुकूमत को प्रेशर नहीं लेना। इसने सिंपल सी एक पॉलिसी अनाउंस करनी है और पावर डिवीजन को कहना है कि भाई ये एग्रीमेंट आज से ख़त्म कर दें, इनका हिसाब करके इनको फ़ारग कर दें, इनकी पेमेंट्स वहाँ पे कर दें। जो आप यहाँ पे कहते हैं ना, यहाँ आवाम को 3 महीने के लिए सब्सिडी दे रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब का जो टेलीफोन के ऊपर भी मैसेज है, वो आप यहाँ ना दें, वो आवाम को छोड़ दें, ये डायरेक्टली उनको करें, और उससे आपकी बिजली तकरीबन जो है वो 13 से 14 रुपए पर यूनिट सस्ती हो जाएगी। यहीं पे सिर्फ जो है ना, इसमें कमीशन या पेबैक मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, जाहिर है। मसला तो यही है। और सिर्फ ये नहीं है, मसला ये है कि भाई ये कितनी बड़ी काम करना चाहिए ना, राय हमवार करनी चाहिए कि ये काम कर दें। 3 महीने तक हम सबका रेट पर ही बिल पे करते रहेंगे हुकूमत को। लोग कहें भाई हम रिश्वत देते हैं आपको, ठीक है ना, ये मुसीबत हमारे सर से हटा दें। तो 3 महीने तक वही बिल लेते रहे हमसे। अच्छा, खाओ यार चोरो। तो ये मतलब एक बड़ा आसान सा इसका सोल्यूशन है जो आज ये IMF ने इस प्रोग्राम से पहले प्रपोज कर दिया था कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपकी बिजली सस्ती होगी, आपके कारोबार बढ़ेगा, यहाँ पे इंडस्ट्री जो है जो बंद हो रही है वो दोबारा से उसका पहिया चल पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें उससे हो जाएंगी। अच्छा, एक और मज़े की बात ये है कि IMF ने इन्हें प्रपोजल दी थी कि आप ऐसा करें कि ये जो लोग हैं आपकी एलीट क्लास जो है, इसके ऊपर टैक्स नहीं है, आप इसके ऊपर टैक्स लगाएं। अच्छा, उन्होंने एक प्रपोजल दी कि इस्लामाबाद क्लब का हर मेंबर जो है ना, उसकी मेंबरशिप के ऊपर जो है ना आप 2 लाख रुपए मंथली का टैक्स लगा दें। जी ये मैं पागल हो गया। ठीक है, इसी तरह मतलब इस्लामाबाद में गन एंड कंट्री क्लब है, तो इन्हें अदालत का नोटिस जारी करें, तो ये भी वैसी ताकूत है नहीं। अच्छा, एक और भी है, और काले डाले वाला भी एक था। उन्होंने कहा कि जितने गोल्फ क्लब्स हैं इनकी मेंबरशिप के ऊपर भी आप जो है लाख 2-2 लाख, ये तो स्टेट खर्चा कर रही है इसके ऊपर, और जो लोग हैं उसके ऊपर ये तो इसकी मेंबरशिप के ऊपर टैक्स लगाएं आप, बजाय इसके कि जो नीचे वाला जो पिसा हुआ तबका है उसके ऊपर एक नया टैक्स लगा के आप उसको। हमारी तो सारी साजिशें गाफ क्लब में तैयार होती हैं। तो मसला ये है कि इन चीज़ों के ऊपर नहीं कर रहे आप। एक आज मुझे जो है हमारे एक जो है वो रिपोर्टर हैं इकॉनमी को कवर करने वाले, उन्होंने मुझे बताया कि जो इम्पोर्टेड आपके हैं गारमेंट्स उसके ऊपर 7% GST लगता है और हमसे 21% ले रहे हो। और जो लोकल कपड़ा है या इवन बच्चों का जो दूध है उसके ऊपर 18% GST लग रहा है। अब जुल्म की इंतहा देखें कि इम्पोर्टेड इसलिए कि वो एलीट क्लास इस्तेमाल करती है तो वो कम टैक्स देगी, और जो मुकामी तौर पे और बच्चों का दूध जो बुनियादी ज़रूरत है उसके ऊपर भी आपने लगा फिर ये कि मतलब ये भी असल में वो यानी माशी पॉलिसियाँ ये ज़हीन लोग बनाते हैं ना, अशराफिया पे टैक्स लगाएंगे वो थोड़ी सी है, चंद खानदान है ना, उनको निचोड़ो, तो अवाम पे लगाएंगे तो वो 25 करोड़ है, उस पे लगाना चाहिए। खाल साहब बस ज्यादा टैक्स आएगा। वो एक उसूल है ना जी कि थोड़ा नफा लो लेकिन ज्यादा लोगों से लो तो आपकी दुकान अच्छी चलेगी। नहीं, लेकिन यहाँ पे तो नफा इतना हो गया है कि अब लोगों के लिए जो है ना उसको बर्दाश्त करना नामुमकिन। इसलिए हम कहते हैं ना हाफिज साहब की आवाज को इसलिए पसीरा नहीं रही, और ये होना चाहिए था, नहीं तो इन्होंने तो निचोड़ लेना था। अच्छा खालिद साहब, जैसे इकबाल भी एक जगह कहते हैं ना कि वो
शराब जो मजदूर की है। अच्छा, ये इसमें एक जमहूरी निज़ाम का फ़ायदा देख लें। ये पिछले दिनों एक वो थी खबर लगी है कि वो कोई वजीर ना फटे हैं उनके टेक्नोक्रेट्स के ऊपर, जो ये नए वो बना के लाए। उन्होंने कहा यार ये तुम क्या यानी महंगाई का नए से नया लेके हम लोगों में जाने के काबिल नहीं रहे। अब आप देखो ना, उस आदमी को देखो जो टेक्नोक्रेट है, जिसने आवाम को फेस ही नहीं करना, तो वो जो मर्जी फैसला करें, जो मर्जी पॉलिसी बनाए। चोर भी हो ना, जिसने जाके वोट आवाम से लेने हैं, तो कम से कम कुछ तो सोचेगा ना आवाम की रिलीफ का। और आवाम में अगर मतलब हाफिज साहब ये प्रेशर बनाएंगे तो इसका इम्पैक्ट जाएगा या नहीं जाएगा? भले आपने फॉर्म 47 की हुकूमत ही बनानी है अगली दफ़ा, लेकिन एक दफ़ा आपने इलेक्शन में तो अपीयर होना है ना। तो असल अहमियत ये होती है कि आपने उस पॉलिसी को तो तब्दील करा लिया, आपको हुकूमत मिली नहीं मिली ये सानवी बात है। आप उनको लाके वहाँ पे आपने खड़ा तो कर लिया ना, जहाँ आपने खुद खड़ा होना था। चलें, आप लेके तो आ गए ना वहाँ पे, वो काम काम करने पर मजबूर तो कर दिया। सही, ये होता है असल में। देखें, एक होता है रायम्मा बनाना, एक होता है रायम्मा मुनज़्ज़म करना। तो जब रायम्मा मुनज़्ज़म हो जाती है ना, फिर उसके अगेंस्ट नहीं जाया जा सकता।